नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जेएफ लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार मैं फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जुड़ जाइए आप हमारे जेएफ लॉ क्लासेस पर, जो आप सभी के लिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि इंडियन पेनल कोड के वीडियो लेक्चर लेकर आए हुए हैं। तो आप इन वीडियो लेक्चरों को सुनना ना भूलें। यह वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए न्यायिक परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको इनको सुनना नहीं भूलना है किसी भी हालत में। और किसी भी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है और हेडफोन का उपयोग करें। दोनों कानों में आप हेडफोन लगा लें। इससे क्या होगा कि आपका ध्यान सिर्फ मोबाइल पर होना चाहिए कि हमारी जो क्लास में बताया जा रहा है उसी को हम सुने और आस पड़ोस की बातों पर ध्यान ना दें। पेन कॉपी लेकर बैठें और बेयर एक्ट लेकर बैठें। ये सभी चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, यदि आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप सभी के लिए मैं निश्चित ही दावा करता हूँ कि आपके लिए ये सभी लाभदायक होंगे। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारा वो दंडों से संबंधित है। पिछले टॉपिक में कुछ मैंने आपको दंड बताए हुए थे और आज इसी प्रकार अगले दंडों के बारे में हम पढ़ते हैं। मैंने आपको दंड बताया हत्या का, हत्या के प्रयत्न का और आपराधिक मानववध का, आपराधिक मानववध के प्रयत्न का। ये सारे दंड हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके थे। और अंतरित विद्रोह का सिद्धांत भी पढ़ लिया था 301 में, यानी जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित किया जाना है उस व्यक्ति की मृत्यु कारित ना करते हुए किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करना। और 303 भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। इसमें बता कि आजीवन कारावास से कोई व्यक्ति दोषित हो गया है और वो हत्या करके आता है तो उसको जो दंड दिया जाएगा वो हत्या का दंड दिया जाएगा। हत्या के दंड से मतलब है कि उसकी भी तय है कि इसको जो दंड दिया जाएगा वो मृत्यु दंड होगा। इतना आपको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में क्लियर करा दिया था। अब आज हम पढ़ेंगे 304 से लेके आगे। तो जो 304 हमारी है वो हत्या की कोटि में ना आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दंड। तो हत्या की कोटि में ना आने वाले आपराधिक मानव के लिए दंड भी हम पढ़ चुके थे, क्योंकि जो आपराधिक मानव है उसका दंड दिया गया है 304 में। 304 और 308 हम पढ़ते हैं दोनों को एक साथ। 304, 308 और 299 ये सेक्शन अपन पढ़ते हैं एक साथ। अब जो बचे हुए सेक्शन को आज हम करते हैं कवर।
304 ए जो दिया गया है, 304 ए, ये होता है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित की जाती है, तो उस दशा में जो दंड है वो दिया गया है 304 ए में। जैसे मान लीजिए, जैसे किसी की एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है, तो संभवतः आप देखते होंगे कि जो आईपीसी की जो धारा लगती है वो 304 ए लगती है। कौन सी लगती है? 304 ए। तो 304 ए कहती क्या है? आप पनिशमेंट पढ़ लोगे, लेकिन 304 ए किस प्रकार अप्लाई की जाए इसको हमको आना चाहिए। यानी इसमें जो कीवर्ड दिया गया है वो दिया गया है उपेक्षा। क्या दिया गया है? उपेक्षा। कि किसी व्यक्ति की मृत्यु तो हो रही है, लेकिन वो है मृत्यु हो रही है उपेक्षा के कारण या उतावलेपन के कारण। उपेक्षा या उतावलापन, इन दो चीजों के कारण किसी व्यक्ति की हो रही है मृत्यु, तो उस व्यक्ति को जो पनिशमेंट दिया जाएगा तो वो आपराधिक मानव वध का पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, बल्कि 304 ए में जो पनिशमेंट बताया गया है वह पनिशमेंट इसमें दिया जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि उपेक्षा और उतावलेपन से गाड़ी चला रहा है कोई व्यक्ति या ऐसा कोई कार्य कर रहा है गाड़ी, तो मैं आपको एक समझाने के तौर पर बता रहा हूं कि ये उदाहरण सटीक बैठता है। हालांकि मोटर व्हीकल में भी इंक्लूड हो जाता है, उसका भी एक्ट है अलग, लेकिन जो कार्य कोई भी उपेक्षा या उतावलेपन द्वारा किया जाता है और उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है, तो 304 के ए के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा। अब 304 ए में पनिशमेंट कितना है उसको आप एक बार देख लें। तो इसमें जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो कारावास होगा किसी भी भांति का। कैसा कारावास होगा? किसी भी भांति का, सादा, कठोर, कठोर सादा, कैसा भी कारावास हो सकता है। लेकिन सजा कितने साल की होगी? तो सजा उसको होगी 2 साल तक। कितने साल तक? 2 साल तक। बाय का मतलब है ईयर, ईयर यानी साल, तो 2 ईयर तक, ध्यान रखना, 2 साल नहीं, 2 साल तक। या जुर्माना, जुर्माने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइन, या जुर्माना, या दोनों, या दोनों। ये पनिशमेंट किसी व्यक्ति को यदि उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित हो जाती है, तो जिसने उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित की है उस व्यक्ति को ये पनिशमेंट दिया जाएगा। अब क्या जो उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना शब्द या जो धारा 304 ए है, क्या मूलतः आईपीसी में दी गई थी? तो इसमें आंसर आता है कि मूलतः आईपीसी में 304 ए नहीं दी गई थी। तो फिर इसको कब जोड़ा गया? अब आपके मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको जोड़ा कब गया। तो इसकी जोड़ने वाली भी डेट आप लिख लो। इसकी जो जोड़ने वाली डेट है वो है भाई मेरे 1870। इसको आप नोट कर दो कि 1870 में आईपीसी में उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना ये 304 ए में जोड़ा गया। इतना आप सभी को क्लियर? अब चलते हम, ये तो हो गई उपेक्षा द्वारा मृत्यु। अब एक सेक्शन और पढ़ते हैं, 304 बी।
304 जो दिया गया है ये भी मूलतः आईपीसी का शब्द नहीं है, यानी ये भी मूलतः आईपीसी में नहीं दिया गया था। कौन सा बोल रहा हूं मैं आपसे? 304 तो फिर 304 को जोड़ा कब गया? भाई जोड़ा तो गया, कब जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया मेरे भाई 1986 में। कब जोड़ा गया? 1986 में। 304 क्या कहता है? तो ये कहता है दहेज मृत्यु के बारे में। अब तो आपका सभी का सुना सुनाया शब्द ये हो गया होगा, क्या? दहेज मृत्यु। एक केस आप देखते ही रहते हो, किसी लड़की से दहेज की मांग की जाती है और उस लड़की की मृत्यु हो जाती है तो 304 के तहत दंडनीय दिया जाता है। अब दहेज मृत्यु में क्या है, कुछ कंडीशन दी गई है कि किस दशा में दहेज मृत्यु आप लगा सकते हैं, किन दशा में आप दहेज मृत्यु नहीं लगा सकते। यदि किसी व्यक्ति पर दहेज एक्ट लग गया है दहेज मृत्यु का, तो फिर उसको कितना पनिशमेंट दिया जाएगा? भाई उसको पनिशमेंट तो मिलेगा, तो कितना मिलेगा? तो इसको आप पढ़ें। देखिए, मान लीजिए एक महिला है और उसकी शादी हुई और शादी के पश्चात 2 साल 4 साल बाद उस महिला की रिश्तेदारों द्वारा उसके ससुराल वालों ने तंग किया और उस महिला ने क्या कर दी? आत्महत्या कर दी। किसके कारण? उसके ससुराल वालों ने पैसों की मांग की या किसी अन्य प्रकार से उसको तंग किए रहते थे, तो ये दहेज मृत्यु के अंतर्गत आता है। अब क्या इसको दहेज मृत्यु का जो एक्ट है या जो दहेज मृत्यु की जो धारा है वो किसी भी समय लगाई जा सकती है? तो इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है। वो समय सीमा है कितनी? विवाह की तारीख से 7 साल। कितने? जब विवाह हुआ उसकी तारीख से 7 साल तक यदि किसी महिला की मृत्यु नहीं होती है तो दहेज एक्ट या जो दहेज मृत्यु नहीं लगाई जाएगी। तो अब 7 वर्ष के भीतर यदि कोई महिला नहीं आत्महत्या या किसी प्रकार से नहीं मरती है या 7 वर्ष के बाद कोई महिला आत्महत्या करती है, तो क्या दहेज मृत्यु के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा? तो नहीं माना जाएगा। और देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जो दहेज एक्ट है वो अलग बताया गया है, उसमें भी कुछ प्रोविजन है स्पेशल कि दहेज लेने के लिए अलग पनिशमेंट है, दहेज देने के लिए अलग पनिशमेंट है, बहुत सारे पनिशमेंट उसमें भी दिए गए। आपको पढ़ना है सिर्फ दहेज मृत्यु। आपको सेक्शन करना है प्रीवियस, कि आपके क्वेश्चन में सिविल जज के में एडीपीओ में किसी भी अगर परीक्षा में ये क्वेश्चन प्री में आ जाता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो गलत कब नहीं होगा? जब आप इसको पढ़ोगे 304 1986 में इसको जोड़ा गया और दहेज मृत्यु के बारे में प्रावधान करता है। और यदि महिला की विवाह की तारीख से 7 वर्ष के भीतर मृत्यु कारित हो जाती है और उसमें ऐसा परिणाम आता है कि महिला को पैसों के लिए तंग किया गया ससुराल वालों ने, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब इसमें मेरे दोस्तों पनिशमेंट क्या होगा? तो देखो पनिशमेंट की मैं बात करूं तो पनिशमेंट जो इसमें होता है वो होता है कम से कम 7 साल। देखना 7 साल कम से कम इतना तो आपको मिलेगा। और कितना मिल सकता है? एलआई का मतलब आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट
तो ये आपको दंड है, इसको आपको आप लिख सकते हो। मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, आपका कर्तव्य बनता है कि आप इसको विस्तृत तरीके से लिखें। अब मैं आपको इसकी हेडिंग पढ़ाता हूँ 304B की, फिर आप इसको देखें आपकी समझ में आ गया है या नहीं आया। जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु दाय या शारीरिक क्षति द्वारा, या तो मृत्यु हो जाती है या शारीरिक क्षति हो जाती है, उसके विवाह से 7 वर्ष के भीतर, कितने वर्ष के भीतर? 7 वर्ष के भीतर, सामान्य परिस्थितियों से भिन्न, अगर सामान्य परिस्थितियों हो जाती हैं और उसमें मृत्यु हो जाती है तो भी इसके अंतर्गत दंडनीय नहीं माना जाएगा। और मृत्यु के कुछ पूर्व ने पति या उसके नातेदारों ने दहेज की मांग के लिए उस महिला को या उसके नातेदारों ने उसकी क्रूरता या तंग किया है और वो महिला मर जाती है, तो दहेज मृत्यु का केस जो लगता है और उसके बाद 304B के तहत दंडनीय माना जाता है। अब दहेज क्या है? तो दहेज का अर्थ देखो हम कैसे लगाएं, देखिए 1 मिनट। अब आपको एक बात आ रही होगी कि दहेज किसे कहते हैं। तो देखो दहेज का अर्थ आप याद नहीं करना, आपको जो स्पष्टीकरण में देखना है, आपको ये देना है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम एक एक्ट है। क्या है? दहेज का हमको अर्थ समझना है तो इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? दहेज प्रतिषेध का एक्ट पढ़ना पड़ेगा। कौन सा? दहेज प्रतिषेध अधिनियम, प्रतिषेध अधिनियम एक्ट लिख देता हूँ 1961। सही है गलत है एक बार चेक कर लो। 1961 ये एक्ट है, इसकी एक धारा है सेक्शन नंबर 2, इसमें दहेज को परिभाषित किया गया है। तो आपको सिर्फ इतना रखना है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के तहत जो परिभाषित किया गया है वो ही दहेज माना जाता है। और मैंने आपको पनिशमेंट बता दिया है। अब देखिए आगे, अब आती है हमारी 305 और 306। तो 305 और 306 ये दोनों ही धाराएं, कौन सी धाराएं? दोनों ही धाराएं, ध्यान रखना। 305 और 306 दोनों ही धाराओं को आपको पढ़ना है एक साथ में। कैसे पढ़ना है? एक साथ में। जो 305 धारा बताती है वो बात करती है शिशु, किसके बारे में? शिशु या उन्मत्त व्यक्ति, शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के बारे में आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित। इसमें क्या है? शिशु को या उन्मत्त व्यक्ति को आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए उकसाया जा रहा है। दुष्प्रेरण का मतलब है किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाया जाना। अगर शिशु या उन्मत्त व्यक्ति को उकसाया जाता है आत्महत्या के लिए तो 305 के तहत दंडनीय माना जाएगा। और जो धारा 306 ये प्रावधान करती है किसी भी व्यक्ति के में, शिशु, उन्मत्त, इनसे भिन्न व्यक्ति, जब इनसे भिन्न व्यक्ति हैं तो इसके बारे में प्रावधान भी आत्महत्या के दुष्प्रेरण का है। एक क्या है दोनों प्रावधान? आत्महत्या करना। आत्महत्या तो आप जानते ही है भाई, आप किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसा रहे हैं, दुष्प्रेरण आप पढ़ते हैं। अब दुष्प्रेरण की जब बात चलती है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि दुष्प्रेरण को हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं? इसके सेक्शन की रेंज जिस किसी को भी याद हो वो इस कमेंट बॉक्स में
लिखते हैं। तो दुष्प्रेरण द्वारा किसी व्यक्ति को उकसाया गया कि आत्महत्या कर ले, यदि बच्चा है तो 305 और कोई व्यक्ति है तो 306, इनके तहत उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। इसके आपको पनिशमेंट है तो कर सकते हैं, नहीं करना तो कोई बात नहीं। अब इसमें कुछ क्या चीज़ें दी गई है, देखो 18 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए, शिशु की एक दी गई है कि इस 18 से कम आयु का व्यक्ति है तो उसको शिशु माना जाता है। आईपीसी में 305 के अंतर्गत आता है। और इसमें जड़ व्यक्ति है, मतता की अवस्था में उन्मत्त व्यक्ति है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। मेन चीज़ है इसकी कीवर्ड जो याद रखना है वो करना है आपको, शिशु या उन्मत्त व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना या दुष्प्रेरण करना। अब शिशु या उन्मत्त व्यक्ति किससे अर्थ लगाया जाएगा, वो होना चाहिए 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। कितना, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। और 306 में नॉर्मल व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण किया जा रहा है। तो ये आपकी समझ में दोनों ही सेक्शन एक साथ आ गए होंगे। अब पढ़ते हम 309, 310 और 311। चलिए अब हम पढ़ते हैं 309। अभी 305 और 306 में आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण किया जा रहा था। अब क्या है, आत्महत्या के लिए प्रयत्न किया जा रहा है 309 में। सेक्शन है हमारा 309। इसमें क्या किया जा रहा है, मरने का प्रयत्न, आत्महत्या प्रयत्न ये किया जा रहा है। इसमें मान लो किसी व्यक्ति को कोई हर्ट पहुंच गया या वो किसी डिप्रेशन में आ गया, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपको समझाने की इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। आज की वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि आत्महत्याओं का कितना केस बढ़ रहा है। नए नए युवा किस तरह आत्महत्या के लिए कदम उठा रहे हैं, बेरोजगारी का भी अवसर है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें। अब इसमें क्या है, एक व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता है और बाय द वे वह व्यक्ति आत्महत्या करने से बच गया। जब आत्महत्या करना चाहा और वो व्यक्ति बच गया तो फिर क्या किया जाए, उस व्यक्ति को आईपीसी की धारा 309 के तहत तो उसको दंडित किया जाएगा। उससे कहा जाएगा आप मरना चाहते थे, अब आपको हम नहीं मर पाए हो, हमने आपको बचा लिया, तो अब आपको हम ले जाएंगे सलाखों के पीछे। कितनी साल के लिए, 1 वर्ष के लिए। कितनी साल के लिए, 1 वर्ष के लिए। और 1 वर्ष के लिए भी ले जाएंगे तो कैसा कारावास देंगे आपको, सादा कारावास। कैसा कारावास देंगे, सादा, 1 वर्ष तक। ध्यान रखना, जहां शब्द तक लिखाओ उसका अर्थ है कि 1 वर्ष तक, यानी 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 1 वर्ष तक रख सकते हैं। कभी कम कितना भी हो सकता है, ज्यादा नहीं जाएगा 1 वर्ष से। 1 वर्ष तक उसको सादा कारावास दिया गया या फिर उसको फाइन दिया जाएगा। फाइन बताया नहीं गया, या फिर उसको दोनों दे सकते हैं, कारावास, फाइन या। तो ये हमारे 309 के तहत चीजें आती हैं। अब आती है हमारी 310 और 311। जो 310 में जो शब्द है, कौन सा शब्द है, ठग का। 310 में जो शब्द दिया गया है वो दिया गया है ठग का। अब कह रहे होंगे सर ये ठग वाला शब्द तो हमारा सुना सुनाया है। मैं भी कहता था पहले जब मैंने पढ़ा कि ये सुना सुनाया शब्द है। आप गए किसी दुकान पर 5 का सौदा लिया,
उस व्यक्ति को 10 का दिया, उस व्यक्ति ने आपको 50 का लौटा दिया। आप कहते हो मैं उस दुकानदार को ठग लाया हूँ, क्योंकि मैंने तो उसको 10 का ही दिया और उसने मुझे 5 के बदले उसको 5 लौटाना थी और उसने मेरे को 50 लौटा दी। यानी आप कितने का प्रॉफिट कर लाए? 45 रुपए का। तो आप कह रहे हैं कि मैं उसको ठग लाया। तो ये वो वाला ठग नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ये वो ठग नहीं है जो आप सोच रहे हो। तो सर ये कौन सा ठग है? देखिए, निकालिए आप बेयर एक्ट में। बेयर एक्ट को आप पढ़िए। बेयर एक्ट में लिखा है कि जो कोई इस अधिनियम के तहत जो पारित किया गया है अधिनियम, इसके पश्चात हत्या कर द्वारा किसी भी समय हत्या द्वारा या हत्या सहित लूटता है किसको? शिशुओं की चोरी करता है। काय के लिए? हत्या के लिए, हत्या सहित शिशुओं की चोरी करना। ये तो भाई बहुत बड़े वाले ठग है। किसकी चोरी? शिशुओं की। शिशु जानते हैं ना आप? बच्चों की चोरी। शिशुओं की चोरी कैसे? हत्या द्वारा। हत्या द्वारा शिशुओं की चोरी करना। ये वो वाले ठग होते हैं जो बच्चों को चुराते हैं। तो ये ठग आपको इतना याद रखना है। अब ठग के लिए पनिशमेंट जो दिया गया है वो दिया गया है अपना 311 में, और आपको ए वर्ड याद रखना है। ए वर्ड का मतलब देखिए, मैं इसको आपको LI लिख देता हूं। LI का मतलब होता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इसका हिंदी में अर्थ होता है, हिंदी वाले देख लें, हिंदी में अर्थ होता है इसका आजीवन कारावास। तो आपको क्या रखना है, अगर मान लीजिए ठगी होती है तो उस ठगी में किसी को जो दंड दिया जाएगा वो 311 के तहत दंड दिया जाएगा और आजीवन कारावास उसको दंड मिलेगा। तो आज के जो हमारे दंड हैं सारे मैंने खत्म कर दिए हैं, और पिछले अब मैं वीडियो लेक्चर में आप सभी के लिए गर्भपात से संबंधित लेक्चर लेके आऊँगा। तो आप सभी सुनते रहिए। और मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने जब मेरी वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो उसके पश्चात आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आती है तो उस वीडियो करना है आपको लाइक। इससे क्या है, मेरे को इतना पता पड़ेगा कि मेरी वीडियो कितने लोगों को अच्छी लग रही है। और जो कोई लोग नया जुड़ रहा है, जो कोई मेरा भाई नया जुड़ रहा है, JF लॉ क्लासेस की फैमिली का कोई भी सदस्य नया जुड़ता है तो उसको क्या करना है, पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देखना है। अब वो वीडियो कहाँ मिलेंगे, तो आपको जाना है इसकी प्लेलिस्ट पर, और उस प्लेलिस्ट में आपको इंडियन पेनल कोड 1860 की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर आप क्लिक करोगे तो उस पर सारे वीडियो लेक्चर अभी तक के पड़े हुए हैं, तो आप उनको एक एक करके देख लें। और आगे जो वीडियो आएंगे उनके लिए बेल आइकॉन दबाएं और उसमें ऑल नोटिफिकेशन कर दें, जिससे जैसे ही मेरा कभी भी वीडियो अपलोड होता है 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, रात के 12 बजे, तो आप जब भी यूट्यूब खोलोगे तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुकी है और अब आप सुन लें। तो आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।